मैं आ गया फिर से आपके पास सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत आपके काम के हैं। मतलब जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका अभी आगे वो काम आने वाले ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका हो गया है वो अपना मैच कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब हमने जो पढ़ाया वो सारा उसी में से आया, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन। और मैं बोल रहा हूँ फिर से इसमें विदाउट पेन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था बेटा, अब ये क्या है, ये मेरे से जो बच्चा पढ़ा उसको तो पता है, ये 150 डिग्री लिखा हुआ है सर। 150 डिग्री 150 डिग्री मतलब सर 180 माइनस 150 मतलब 180 माइनस 30 तो साइन 30 बच गया, और 30 बच गया तो सर साइन डायरेक्ट खत्म हो गया सर। डायरेक्ट बोलेगा नहीं, और जिनको नहीं आता वो ऐसे देखें कि सर इसको पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, जो टाइम पास करना चाह रहे हैं इस तरीके से लिख लीजिए। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है सर, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, और अब ये खुल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, या कट जाएगा। आंसर कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। इजी है बेटा, है ना भाई। 5 पाई बाई 6 आपको लेकिन पता होना चाहिए, मैंने बच्चों को याद करो रखा है रेडियन और डिग्री में 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 है तो इनवर्स काट दो, दोनों 30 डिग्री आंसर आ गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यस और नो। अब इससे आसान क्वेश्चन इंटीग्रेशन में नहीं दे सकता, तो मैं फिर से बोल रहा हूं एकदम मतलब हलवा। कैसे हलवा, 1/1 + x² है, ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x कहां से है, 0 से 1 है, तो सर tan इनवर्स 1 डाल दो, माइनस tan इनवर्स क्या कर दो सर, 0 कर दो, और सर इसकी वैल्यू तो π/4 होती है, और इसकी वैल्यू 0 होती है, आंसर निकल के π/4 आ गया। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ यार बेटा, इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी था। इसका क्या पूछा है, स्लोप। अब मैं कह रहा हूं 11वीं क्लास में बच्चों को भी इससे मुश्किल सवाल पूछ देते हैं, उसका स्लोप, इसका ढाल पूछा था आपसे। तो स्लोप क्या होता है, जब 2 पॉइंट दे रखे होता है आपको, m2 - m1 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2 - 3 अपॉन 3 माइनस कितना 5 हो जाएगा, तो ये -5 अपॉन कितना आ गया 8। इजी हो गया बेटा, सीधा आपका फॉर्मेट लगना था, आंसर निकल के आ गया -5/8, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जब 2 पॉइंट से थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चंस कवर हो पाए सबके। बाकी कांसेप्ट तो मैंने पढ़ा रखे हैं, जब पढ़ाए थे सारे के सारे, ठीक है बेटा। तो पहले 3 क्वेश्चंस आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले 3 क्वेश्चंस थे बेटा। फिर क्वेश्चन था बेटा, अब इससे आसान नहीं हो सकता, x + 1/x की पावर 10 है, और इसका फाइंड द मिडल टर्म, इसका मिडल टर्म पूछा बेटा आपसे, फाइंड द मिडल टर्म। अब इसका मिडल टर्म अगर आपसे पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, इसका मिडल टर्म कितना आसान है यार, आपको पता है पावर 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी, एक ज्यादा होगी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स सर 11 होगी, और 11 का मिडल क्या होता है सर, 11 + 1/2। मिडल टर्म क्या आ जाएगी सर, मिडल टर्म क्या आ जाएगी 12/2, और 12/2 मतलब कौन सी टर्म आएगी मिडल सर, छठी टर्म आएगी। और छठी को कैसे लिखते हैं सर, छठी को लिखने का तरीका होता है सर 10c5 NCR, और यहां पर x की पावर 5 और 1/x की पावर 5, ये तो कट जाएगा सर, आंसर 10c5 निकल के आ गया सर। यहां पर जो लिखा जाता है वो tr + 1 लिखा जाता है सर, इसलिए 6 लिखा गया, तो यहां पे तो NCR आता है, और NCR आता है तो 10c5 x की पावर 5 × 1 अपॉन x की पावर 5। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर निकल के आ गया 10c5। ये इसका मिडल टर्म है, चाहो तो इसको सोल्व कर लो, और नहीं चाहो तो चाहे रहने दो। समझ में आ गया मेरी बात। और ये तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया भी है, तो ये दोनों दिख जाए तो ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सीधा देखो 10 और 1 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका मिडल टर्म छठी होगी, और छठी को क्या लिखते हो यार, 6 टर्म को क्या लिखोगे, 10c5 लिखोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड तेज रख रहा हूँ, तेज इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि समझाने के तरीके से रख रहा हूँ, जब पढ़ाएंगे तो धीरे बढ़ाते हैं। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर और क्वेश्चन है जो बच्चों ने भेजे, देखो मैं फिर से बोलूं, मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन था। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा, NCR - 1 + NCR = यहां पर दे रखा है n + 1 c x दे रखा है, और x की वैल्यू पूछी है। मतलब ये तो मैं पढ़ा के आप लोगों को कर गया था कि अगर n दे रखा हो, और यहाँ पे r - 1 और r हो, यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो, ये सेम हो, तो ये तो 1 बढ़ जाता है, इसने भी 1 बढ़ा रखा है, और इन दोनों में से कौन सा आता है जो बड़ा वाला होता है, r - 1 और r पे कौन सा बड़ा है सर, r बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यार, r आ गई यार। क्वेश्चन खत्म हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देख गिनते जाइए कितने क्वेश्चंस को आप बिना पेन के कर सकते थे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ये आया था, फिर क्वेश्चन जो आया था नेक्स्ट आया था, यहीं पे लिख देता हूं मैं, सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं, तो बच्चों ने भेजे 4 sin x + 3 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाई मैक्सिमम। सर हम तो इसकी दोनों निकाल देंगे, मैक्सिमम भी निकाल देंगे, मिनिमम भी निकाल देंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है सर
a sin x plus b sin x रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बात खत्म। 4 के स्क्वायर 16 9 और रूट 25 का कितना 5। और वैसे मैंने तो बच्चों को ट्रिपलेट नंबर बता रखा है। ट्रिपलेट नंबर क्या 4 और 3 का ट्रिपलेट नंबर कितना आता है बेटा 5 आता है। और मिनिमम निकालना होता तो y मिनिमम यहीं से क्या आ जाती है बेटा, सिर्फ माइनस लग जाता है यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली आंसर आप -5 के पास। अब आप आत्मा पे हाथ रख के बताइए क्या इन सवालों में पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है बेटा, पेन काम खत्म है क्वेश्चंस का एकदम, मतलब झंडू बाम क्वेश्चन। मैं कहता हूं मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने पहले 15 मिनट में पेपर कर लिया होगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को याद नहीं कर लिया, मतलब इस तरीके से था, मतलब पहले 15 मिनट में खत्म कर दिया होगा पढ़ाए हुए बच्चों ने, इस तरीके के क्वेश्चन थे बेटा। एक क्वेश्चन था बेटा, ये मिटा देता हूं इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा बेटा बेटर एक्सपीरियंस है ना, हेडफोन यूज करिए, कुछ टाइम में मैं इंप्रूव भी कर दूंगा, अगर आप देख रहे हैं तो इस चीज को ना बोर्ड को थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे। एक क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, sin थीटा इक्वल्स टू cos टू थीटा आया था, sin थीटा इक्वल्स टू cos टू थीटा, और आपसे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पूछी। अब इससे आसान भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं मतलब जितनी क्वेश्चन देख रहा हूं दिख रहा है इतना लेवल एस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अब तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए बनता है। तो बेटा इसमें मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, sin थीटा है तो sin थीटा तो sin थीटा रहने दो, या फिर इसको लिख लो sin थीटा को लिख लो आप, सॉल्यूशन देखो sin थीटा को क्या लिख लोगे cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं sin थीटा को, और ये क्या लिखा हुआ बेटा cos टू थीटा, मतलब 10th लेवल पे भी ऐसा सवाल आता है 10th लेवल पे बच्चों। अब ये cos को सेम है तो सर बराबर कर दो इसको, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा हो जाएगा तो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ गई, थीटा 30 आ गई। वैसे सेटिस्फाई भी हो रहा था भाई, sin का थीटा cos का उसका डबल कब बराबर होता है 30 और 60, 30 और 60, क्वेश्चन में कुछ पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खैर 30 डिग्री तो sin, अब कुछ लोग कहते थीटा था 2 थीटा था, जो भी था थीटा आ गया, अब यहां पर रख लो sin 30 प्लस cos 30, sin 30 1 बटा 2 cos 30 √3 बटा 2, आंसर आ गया √3 प्लस 1 बटा 2, है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी है ना, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, क्या है इसमें क्या था। एक ऐसे सवाल था, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा अलग आ गया था, पी ए यूनियन बी 0.85 बताया, पी ए 0.6 बताया बच्चे ने, और पी ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है 0.45 और पीबी की वैल्यू पूछी, पीबी तो भाई वैल्यू इधर उधर हो सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे था। तो सर इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, मतलब ये तो मतलब निहायती, मतलब वो कह सकते हैं ना कि निहायती एकदम लेवल गिराना वाली बात है। सर क्या है पी ए प्लस पीबी, ये तो सबसे पहले पढ़ते हैं, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है सर, पी ए यूनियन बी की वैल्यू सर 0.85 दे रखी है, पी ए की वैल्यू आपने 0.6 पता है, पी बी की वैल्यू आपको निकालना है, इसकी वैल्यू 0.45 है सर। अब रख लो गुरुजी 0.6 में 0.5 145 जाएगा, 15 बचेगा, पीबी की वैल्यू आएगी सर 0.85 माइनस कितना 0.15। सही कह रहा हूं, कैलकुलेशन देख लेगा मैं, कैलकुलेशन कुछ हो गड़बड़ तो देख लेगा, क्या मैंने सही किया क्या, 7 आएगा 7 है ना, 0.7 कुछ गड़बड़ हो देगा। ये यूनिट भी आपको 0.85 दे रखा है, पीए आपका 0.6 है, पीबी निकालना था, ये 0.45 तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.15 बचेगा, और 15 बचा, ये 15 इधर गया और ये इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 0.7 आ रहा है, 0.7 सही है ना, इस तरह आपका आंसर निकल के आएगा। यस और नो बेटा, आगे चले, इजी था क्वेश्चन है ना, बस खाली कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन चेक करनी है, तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकते बेटा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ हो, लेकिन कंसेप्ट यही था क्वेश्चन पे ऐसे का, क्योंकि बच्चे भी एग्जाम देते टाइम अब एग्जैक्टली वैल्यू याद रखे ना रखे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, x1 x2 y1 y2 एंड पॉइंट्स है सर्कल के, x1 x2 y1 y2 एंड पॉइंट्स है सर्कल के, अंतिम पॉइंट है तो इसका सेंटर बताना। अरे गुरुजी इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, आपने एकदम बताई ये बात कि जब एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अगर ये इसके एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट से तो बनती है क्वेश्चन x1, y1 और ये x2, y2 अगर दे रखा है, इसका सेंटर का सर्कल का सेंटर लिखना है, तो गुरुजी इससे आसान क्या होगा, जब ये डायमीटर है, जब ये डायमीटर है तो आपको पता है जो सेंटर है वही आपका मध्य बिंदु होगा, वही मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, तो x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2
क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? x1 y1 ये पॉइंट दे रखे हैं, x2 y2 ये पॉइंट दे रखे हैं, और ये इक्वेशन किसकी है? मैंने देखते ही आपको समझ में आया, डायमेट्रिक इक्वेशन है सर। डायमेट्रिक इक्वेशन इसमें ये क्या होते हैं? ये एंड पॉइंट्स होते हैं सर। ये एंड पॉइंट्स होते हैं, तो x1 y1 ये x2 y2, तो एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपको पता है डायमीटर का ये जो पॉइंट जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट आपको पता है ये पॉइंट दे रखा है, तो आपने इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन पे चले। इजी था, बहुत इजी था सर, बहुत इजी था, बहुत इजी था, कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, 16x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 144। इसमें आपसे किसकी वैल्यू पूछी? इसेंट्रिसिटी पूछी, उत्केंद्रिता पूछी है, ई की वैल्यू आपसे पूछी है। गुरुजी बहुत आसान है, बहुत आसान है, खत्म क्वेश्चन है। कैसे खत्म क्वेश्चन है? आपने बहुत बार जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने करा भी होगा। 144 क्वेश्चन उनको तो मैंने वैल्यू भी याद करवा रखी है, इसकी वैल्यू याद करवा रखी है। तो उसके लिए क्या करना है? 16x² बटे कितना सर? 144 नीचे ले आओ, 9y² बटे 144 नीचे ले आओ सर। यहाँ पर एक रह गया 9, है ना? ये तो मैं खाली आप लोगों के लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। x² बटे 3² प्लस y² बटे 4² सर। ये की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। और आपको पता है सर इसेंट्रिसिटी होती क्या है सर? इसेंट्रिसिटी होती है सर c बाई ए होती है। तो सर आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको एक तो a की वैल्यू चाहिए, आपको एक तो c की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन में देख लूं, शायद क्वेश्चन यही था 16 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यही था। हाँ ठीक है यही था। तो अब c की वैल्यू कैसे निकलती है? c का फॉर्मूला सर आपने बता रखा है a² माइनस b² होता है c²। तो अब ये मुझे बताओ a² माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस कितना? 3 का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? आपका 7 हो गया। और c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? √7 निकल के आ गई। और ये सर √7 आ गई, और a की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो e की वैल्यू क्या निकल के आ गई? √7/4 हो गई सर, √7/4 हो गई। इजी है सर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये सीधा सीधा x²/9 है ना? और ये पता इसमें अपोजिट होता है, ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है आपकी? ये a की वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू, ये b की वैल्यू कर दिया। अब बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मतलब एकदम जो टॉपिक उठा रहा है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा आपसे पूछ रहा है, एकदम बेसिक पूछ रहा है। अब इससे आसान तो क्या ही बनाएगा वो क्वेश्चन को, है ना? बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन था बेटा, अब ये तो है ना, मतलब पहली क्लास जो होती है ना ट्रिग्नोमेट्री, उसको पढ़ाया जाता है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p, और मैंने p लिखवाया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखवाता हूँ। आपसे सिर्फ tan थीटा की पूछी है, उसमें किसकी पूछी है? tan थीटा की। अब tan थीटा की पूछी है तो गुरुजी p की वैल्यू अगर sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो आपने बता रखा है सर 1/p की वैल्यू क्या होगी? sec थीटा माइनस tan थीटा होगी। जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है, और वो कांसेप्ट आपको पता है, उसके नीचे चला गया। अब सर इसको एक बार घटा दो, क्योंकि tan चाहिए तो 2 tan थीटा बन जाएगा सर। घटाओगे तो p माइनस 1/p, जिसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी सर? p² माइनस 1/2p। और सर आपने तो यहाँ पर किसकी वैल्यू भी सिखाई हुई है, ऐसे sec की वैल्यू, sec के लिए आप जोड़ दोगे तो सर ये p² प्लस 1/2p, और sec और tan आ गया, तो सर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी वैल्यू यहाँ से आराम से निकाली जा सकती है, साइन की, कोस की, जिसकी आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिमिट का आया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था कि सबसे पहले लिमिट में क्या करो, आप चेक करो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। तो कौन से टाइप की बन रही है? तो 1 डाला 1 हो गया सर, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया सर। ऊपर तो 0 हो रहा है, नीचे सर 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 हो रहा है, 0 हो रहा है सर। इसका मतलब 0/0, और 0/0 दिख गया तो बात खत्म हो गई। हम क्या लगा देंगे? एल हॉस्पिटल यूज कर लेंगे। एल हॉस्पिटल के साथ ऊपर का ऊपर, डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे, तो ऊपर वाले का हो जाएगा x² का 2x, इसका हो जाएगा -4, ये 2x प्लस 2 बेटा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 है। चिपका दो 1 डालोगे तो 2 माइनस 4 आपका -2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, और ये -1/2 एक लाइन में आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, क्लियर हो गया? तो इस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो एक एक लाइन के, आज मैं फिर से बोल रहा हूं, 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो एक एक लाइन में खत्म होने वाले थे, पूरे एक लाइन में खत्म हो सकते थे बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा आगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे। फिर एक क्वेश्चन था बेटा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा की वैल्यू 0 है,
इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसे कंडीशन या तो ये दे रखा हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, पिछले केस कंडीशन में जैसे पिछले स्टेप में दे रखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर ये दे रखा है कि भाई इसमें लैम्डा की वैल्यू आप निकालिए, तो निकाल के बताइए किस तरीके से इसकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये डिटरमिनेंट 0 है। तो भैया इसमें दो फॉर्मेट में तो कहता हूं सीधा सीधा दो फॉर्मेट लगा लो, एक 2 1 1 दिख रहे तो 3 1 1 दिख रहे तो 2 को क्या कर दो 0 बना दो, 0 बना दो। किसको 0 बनाते सर? एक तो मैं कहता हूं इसको बना दो और दूसरा इसको बना दो। मैं कहता हूं C2 गोस टू कर दो C2 C1 और ऐसे ही C3 कर दो C3 C1, दोनों चिपका दो, बात कर दो। तो यहाँ पर चिपकाओगे तो ये 1 1 1 1 ये तो रहने दो, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा, 2 में से बन गया, 2 में से बन गया, ये भी 1 हो जाएगा सर, ये 1 में से बन गया सर, ये 0 हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा और ये लैम्डा -1 हो जाएगा सर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है सर? 0 के इक्वल है सर, 0 के इक्वल है। और अब सर खोल देंगे इसके राउंड, तो इसके राउंड खोल दोगे तो भाई क्या बनेगा लैम्डा -1 into 1 और माइनस कितना 2 -2 इक्वल्स टू कितना सर 0। तो लैम्डा -1 की वैल्यू 2 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 आ गई, बात खत्म हो गई। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार, ये 1 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 -1 3 हो गया, लैम्डा -1 आपका बन के आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 3 -1 2 हो गया। और यहाँ पर मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। हाँ भाई ये हो सकता है भाई कोई वैल्यू इधर उधर हो तो आप देख लेना भाई, कंसेप्ट यही था, कंसेप्ट एकदम यही था कि इस तरीके से हो सकता। तो इसमें जब मैंने बताया भी डिटरमिनेंट में तो 3 1 1 बन रहे तो किसी दो को क्या कर दो बेटा 0 कर दो, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था बेटा, मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था बेटा, x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 sin t, अभी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना था। -sin 2t y इक्वल्स टू 2 cos t cos 2t। अब इसमें dy/dx पूछा है सर, इसमें तो हलवा है सर, ये तो हलवा है। क्यों हलवा है? मैंने कहा था जब पैरामीट्रिक इक्वेशन ये t में तो ऊपर y का लिख दो t के रिस्पेक्ट में और नीचे किसका लिख दो x के रिस्पेक्ट में इसका लिख दो, बात खत्म हो गई। तो 2 cos t का -2 sin t, cos 2t का सर -2 sin 2t हो जाएगा सर, अपॉन सर 2 sin t का 2 cos t हो जाएगा और sin 2t का 2 cos 2t। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। अब किसी वैल्यू पर पूछा था तो वैसे बता सकते, अच्छा हाँ पूछा हुआ है ये π/2 पर पूछा हुआ, तो π/2 डाल दो सर, π/2 डालोगे तो सर ये तो वैल्यू हो गई 1 हो गई तो -2, ये 2 कट के सर sin π होता है सर आपका कितना 0 हो जाए, है ना, π/2 से 0 हो जाएगा और ये cos π/2 सर ये 0 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा ये π हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा आपका और -2/2 आंसर कितना निकल के आ गया -1 निकल गया। बात समझ में आई कि ये बेटा शेयर वर्किंग वैसी सी बात है ना, वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म पूछा तो इस तरीके से अलग-अलग कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था बेटा और फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि एक सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर दे रखा है, सेंटर है बेटा 4,2, सेंटर है 4,2 और ये जो पास कर रहा है ये सर्कल, ये पास कर रहा है ये सर्कल जो पास सॉरी सेंटर है 1,2 और ये पास कर रहा है ये पॉइंट है 4,6 और इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा सीधी सी बात है, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो मुझे सेंटर चाहिए और दूसरी मुझे रेडियस चाहिए। अब रेडियस कैसे निकलेगी सर? ये सेंटर 4,6 से पास कर रहा है, ये देखो 4,6 ही रहा और सर सेंटर ये रहा 1,2 सर, यहाँ से पास करो तो क्यों नहीं ये रेडियस निकालो सर, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस का फॉर्मूला सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 4 - 1 3 6 - 2 4, कुछ हुआ 3 और 4 का ट्रिपलेट 5, काम आएगी नहीं? बात मैं बोलूंगा इतनी कैलकुलेशन आसान है ना, जो बातें मैंने बताई थी बच्चों ने इस पर गौर करें तो आप इनका आंसर आराम से फेंक दोगे, निकाल के फेंक दोगे, 5 आ गया और रेडियस 5 आ गया। सेंटर पता है गुरुजी x - x1 प्लस y - y1 इक्वल्स टू r² फर्दर इक्वल्स हो गया। हाँ या ना बेटा, आसान हो गया कि नहीं हो गया? अगले क्वेश्चन पूछिए, कुछ और पूछा तो वो भी कर देंगे। तो सेंटर आपको दे रखा है और किससे पास कर रहा था ये 4,6 से, तो 4,6 से पास करो तो 1,2 सेंटर और 4,6 आपका पॉइंट है, तो इसमें यहाँ से इसकी रेडियस आ गई, रेडियस आ गई तो बेटा आपका पॉइंट आराम से निकल जाएगा। आगे चलें, आसान है ना, फटाफट चलते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि बच्चों तक क्वेश्चन पहुंच जाए, जो क्वेश्चन आए, ताकि बच्चे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएं। और बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर इजी ही आ रहा है, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है ना, पेपर आसान आ रहा है। बात बशर्ते ये है कि आप थोड़ा सा ना अपने अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस रखिए और मजा आ जाएगा। देखो एक सवाल होगा, देखो कितना हलवा सवाल है, कितना 50 ऑब्जर्वेशंस का सम एवरेज 36 देगा, एवरेज बोलते हो या फिर आपके लैंग्वेज में बोलते हो मीन स्टैटिस्टिक्स का सवाल।
ये है स्टैटिक्स का, लेकिन ये वैसे 7वीं क्लास का सवाल है, 7वीं क्लास का। आप इसको माहौल बनाओ तो बात अलग है। 50 ऑब्जर्वेशंस का सम 36, एवरेज 36 है, मीन 36 है। इसमें दो नंबर हैं जो गलत हैं। एक नंबर है वो है 42 और एक नंबर है वो है 30, ये गलत है। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए, तो बचे हुए ऑब्जर्वेशंस का एवरेज क्या हो जाएगा? तो बचे हुए ऑब्जर्वेशंस का एवरेज क्या हो जाएगा? 50 ऑब्जर्वेशंस का क्या एवरेज है? 36, और 42 और 30 को निकाल दे तो बचे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज क्या हो जाएगा? मैं इसको एक लाइन में करके बताता हूं। कैसे करना बेटा? एक लाइन में 42 प्लस 30 निकला, 2 निकले, 42 प्लस 30 2 निकले, तो कितना निकल गया? 72/2, मतलब कितना निकल गया? 36, मतलब एवरेज से 36 निकल गया। और पहले भी एवरेज कितना था? 36 ही था, तो भाई 36 एवरेज था, 36 ही निकला, तो बचा हुआ 48 का भी एवरेज क्या रहेगा? रेट वाले को 36 नहीं रह जाएगा क्या? 36 रह जाएगा सर, बिल्कुल रह जाएगा, क्यों नहीं रह जाएगा? एकदम मस्त तरीके से रह जाएगा। तो 48 का एवरेज कितना रहेगा सर? 36 रहेगा, 36 रहेगा। बात खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। और नहीं तो टाइम पास करने का ऐसे करते सर, 50 का एवरेज 36 है तो 50 गुना 36 माइनस सर 42 और 30 गए हैं सर, ये इसमें से माइनस कर दो और बचेगी कितनी? 50 × 36 टोटल, 42 में 36 गए और बची कितनी? 48, तो 48 से डिवाइड कर दो, करते रहो, करने वाले करते रहेंगे, हम करके निकल जाएंगे, है ना। इसका एवरेज निकालेंगे तो 36 निकल के आएगा। लेकिन क्यों करें ऐसे जब हमें पता है कि इस तरीके से काम बन जाएगा बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेटा, इफ ABC are in GB, तो आपको बताना था देन log m base A, log m base B एंड log m base C किस में होंगे? AP, GP, HP या कुछ और नन ऑफ दीज जो है, ऐसा कुछ ऑप्शंस रहे हो। अब मैंने लाख बार बताया है, जब भी GP ले रखी हो तो हमेशा नंबर मान लो, A को ले लो 10, B को ले लो 100 और C को ले लो 1000, हमेशा ऐसा नंबर मान लो GP ले रखी है। और m सब में कांस्टेंट है, तो m को मान लो मैंने ले लिया 10 ले लिया सर, क्या ले लिया? 10 ले लिया। अब इसको उल्टा लिख देते हैं सर। उल्टा कैसे लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं 1/log A बेस m लिख सकता हूं क्या इसको मैं? ऐसे इसको 1/log B बेस m लिख सकता हूं सर। 1/log C बेस m लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आप मुझे बताओ 1/log 10 बेस 10 1 सर, 100 बेस 10 सर 2 1/2, और सर 1000 बेस 10 3। आया? अरे हाँ, मैं सीधा लिख दिया भाई। log 10 बेस 10 1 हो गया, log 100 बेस 10 2 हो गया, और log 1000 बेस 10 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये बात मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर में ये 1 2 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 2 3 आ गया, तो ये चीज किसमें होती है? HP, क्योंकि आपको पता है HP AP का क्या होता है? उल्टा होता है। तो नीचे वाली चीज अगर AP में है तो उसका अपोजिट किसमें होगा? HP में होगा। तो आंसर HP करके आ जाएगा बेटा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला जब भी GP दे रखा है तो नंबर कैसे मान लो? 10 100 क्या मान लिया? 1000। m की वैल्यू मैंने अपने हिसाब से ले ली, 10 ले लिया, आप 100 ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इजीली हो गया। तो ये आंसर आ गया 1/1 1/4 1/3, तो आपका HP हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। करने का तरीका समझ रहे हैं बेटा? इसी तरीके से करना था। मेरे से जो बच्चा पढ़ा होगा उसने ऐसे किया और क्वेश्चन को 3-3 सेकंड में उड़ा दिया होगा बेटा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। एक और फर्जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्जी आया था, बहुत फर्जी आया था। क्या क्वेश्चन आया था सर? क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन आया था Na की वैल्यू कितनी? 5, Nb की वैल्यू कितनी? 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितने बनेंगे? अब इससे आसान सवाल मैं मतलब हद हो रही है इस सवाल को, इसलिए मैं भी किया था मैंने। 2 की पावर नंबर ऑफ रिलेशन सर 2 की पावर Na × Nb, A में कितने अवयव हैं, B में कितने अवयव हैं? तो सर 2 की पावर 5 × 3 सर 2 की पावर कितना निकल के आ गया? 15 आ गया। खत्म हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, है ना। राजा को रानी मिल गई, बहुत बढ़िया बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx 0 से 1, ये क्वेश्चन था। मतलब कुछ कहने को मेरे पास बातें हैं नहीं इस क्वेश्चन को लेकर। 0 से 1 में ये GI है, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको इंटीग्रेशन पूछा था। तो 0 से 1 महत्तम पूर्णांक, एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या उत्तर देगा? 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या उत्तर देगा? 0 उत्तर देगा। फिर मैंने पढ़ाया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0.55 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा।
तो सर इसका आंसर तो देखना ही नहीं था, सीधा क्या लिख देना था, 0 लिख देना। अरे बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। फिर 2.77 का सर 2 आएगा सर, किसी का निकालो 2.83 का सर 2 आएगा सर, 1.93 का सर 1 आएगा, लेकिन 0.99 का सर 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में जब भी ग्राफ रहेगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा, कुछ इंडिकेट करने की जरूरत है नहीं। और इसके बारे में तो बकायदा मैं पूरा एकदम समझा रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन था बेटा 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी के क्यूब रूट है, मतलब 1 की पावर 1/3 के क्यूब रूट के मतलब क्यूब रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है 27 के क्यूब रूट के क्यूब रूट क्या होंगे, मतलब 27 का क्यूब रूट जो है उसके रूट्स क्या होंगे, क्यूब रूट क्या होंगे। तो सीधी सी बात है यार, इसके पूछे हैं सर 1 के 1 ओमेगा 27 का क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है सर 3 का। तो सर 1 के 1 ओमेगा स्क्वायर से तो 3 के क्या होने चाहिए, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होने चाहिए सर, बात खत्म हो गई। मैंने क्या बोला 1 के क्या है रूट्स, 1 है ओमेगा स्क्वायर। सर किसके पूछे हैं सर, 27 के क्यूब रूट के रूट्स पूछे। तो 27 का क्यूब रूट कितना आ गया, 3 आ गया। 3 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, जब 1 के 1 ओमेगा स्क्वायर है तो 3 के 3 ओमेगा स्क्वायर। और वैसे भी क्यूब करने में देखो, जैसे 1 का क्यूब करने में 1 आ रहा है, ओमेगा क्यूब करो तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 करो तो 1 आता है। तो वैसे 3 का क्यूब करो तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आना चाहिए, आ रहा है 27। ऐसे चेक कर लिया करो, 3 ओमेगा का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब 27, ओमेगा क्यूब 1 तो 27 आ रहा है सर। 3 ओमेगा स्क्वायर सर 3 का क्यूब 27, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 भी क्या होता है सर 1 होता है। तो 27 गुना 1 सारा 27 बन रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे बेटा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से याद भी रख लीजिएगा, अगली बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई में चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से था बेटा, एक क्वेश्चन ये था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो रूट्स है बेटा, अल्फा और बीटा। तो उस इक्वेशन के रूट बताओ जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। उस इक्वेशन के रूट्स बताओ जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। तो सर ये तो बहुत आसान है, आपने बताया अगर अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन की इसके उल्टे के बताने तो जस्ट एक काम करो, c और a को उल्टा कर दो। तो ये cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दीस रूट्स। हाँ यार, ये तो ट्रिक बताइए इसी का कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आपको वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो जस्ट अपोजिट की अगर इक्वेशन बनानी है तो कौन चेंज हो जाता है सर, c और a चेंज हो जाता है। ये तो सीधा मेरी ट्रिक्स के फॉर्म में लिखवाई हुई है बातें, लिखवाई हुई है, आसान है बेटा, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो बेटा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये था रूट x प्लस रूट y बराबर 1 दे रखा है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent at x equals to pi by, at x equals to क्या, at x equal to 1/4। मैं कह रहा हूँ मेरे नोट्स में मिल जाएगा ऐसा सवाल आपको सीधा 1/4। इसका स्लोप बताना है, इसमें टेंजेंट, इस कोई कर्व है, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताना है, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताना है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है सर, ढाल क्या होता है, इस पर से निकालना सर dy/dx होता है। तो जस्ट इसका dy/dx निकाल दो। अरे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सिखा रखा है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, सीधा वही लगाओ, ये तो वैल्यू भी आता है कि ऊपर किसके रिस्पेक्ट में, आपका x के y के पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर किसके रिस्पेक्ट में, नीचे y के रिस्पेक्ट में। बाकी अलग अलग भी कर सकते हो, रूट x का 1/2 रूट x, y का 1/2 रूट y है ना, उस तरीके से निकल सकता है। लेकिन आप डायरेक्टली निकालो भाई, पहले किसका निकालो, ऊपर x के रिस्पेक्ट में निकालो, नीचे किसके रिस्पेक्ट में निकालो, y के रिस्पेक्ट में। आंसर निकल के आ जाएगा आपका, सीधा आ जाएगा y/x आ जाएगा, है ना। करना चाहो तो आप कर लो भाई, पूरा करना चाहो तो x का 1/2 रूट x 1/2 रूट y और y का कितना होता है dy/dx होता है सर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, माइनस रूट ऑफ, ये 2 कट जाएगा, माइनस रूट अपॉन y/x आ जाएगा। और मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर x के रिस्पेक्ट में और नीचे y के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो y0, y के रिस्पेक्ट में x0। और फिर 1/4, 1/4, तो 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 2g, यहाँ पे भी 1/4 डाल दो, यहाँ पे भी 1/4 डाल दो, कट गया सर, आंसर क्या निकल के आ गया 1 है और बाहर माइनस है, तो -1 आपका आंसर आ गया सर। क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गई बात। अब ऐसा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये आंसर भी आपको मिल जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसमें डिट्टो का डिट्टो मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मेरे पास तो जो बड़े हैं बच्चे
उनका तो मतलब मेरे पास भी मैं कह रहा हूँ जिसने मेहनत करी होगी उनके क्वेश्चंस तो पक्का पक्का आराम से बन गए होंगे बेटा, इजीली बन गए होंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कोई और क्वेश्चन मेरे पास आया हो तो इसमें इससे रिलेटेड। एक मिनट रुकिए, ये तो हो गया, ये भी ठीक है, इस तरीके से आए हैं। ठीक है बेटा, अभी हाल फिलहाल में मेरे पास यही क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के थे। जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटा। बस मुझे थोड़ा सा जरूरत और इंप्रूवमेंट भी होगा बेटा आपके लिए। ये मैं बोर्ड वगैरह भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, सब कुछ चेंज होगा धीरे धीरे, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन बस सबसे थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप, ताकि मैं लाइव आना चाहता हूँ, लाइव आकर भी बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें मेरे पास बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।